गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले पार्ट्स भी आप देखो। शॉकिंग 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको सारी राय देंगे कि क्या लगा हमें इसमें। देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, कल्लरी पाइटो नाम का एक मार्शल आर्ट है। मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ओ, मैंने मार्शल बचपन में जूडो आर्टिस्ट। किया हुआ, टाइक्वांडो किया हुआ, ओके। थोड़ा कल्लरी पाइटो भी सीखा है। ओके। तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ। हाँ, तो ये क्या स्टोरी है इसकी? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुज़म और बुद्धिज़्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसफी है, इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज़ किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए। कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया। उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया। फिर उनकी मृत्यु हो गई तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से, जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बोधिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे। वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बोधिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। अच्छा। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को, ओके, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बोधिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु। उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंफू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है। अब ये शाओलिन जो कुंफू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराते जो जापानीज़ जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी जो बोधिधर्मा नाम का जो ये गुरु था, जिन्होंने ही इज़ द फादर ऑफ कुंफू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे। ओके, तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज़ में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज़्म वॉज चान और चान वॉज ध्यान। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। हर चीज़ का मुझे लगता है मोस्टली इंडिया ही है। पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया और ये चाइनीज़ आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया। फिर 62 का वॉर हो गया जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया। एयरफोर्स था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला। अभी ये लोग, उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है।
चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था, ओके, बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना। उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन। ये बहुत नया फिनोमेनन है। सर अब इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो? इसके पहले हमने एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था, तो इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज कहाँ से आ रहा है? याद रख रहा वही ना, पढ़ाई करने से। पढ़ाई करने से। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत ज़्यादा रीड करते हो। बहुत किया मैंने रीडिंग। तभी बात वेद सर, में ये होगा हमारा 7वां पॉइंट। वेद में अभी बात। 8वें पॉइंट के बारे में बताओ। चलो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। ओ और जो सुभाष चंद्र उनके बोस। डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थियरी है, आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं। हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं, हाँ, और उनके बॉडी को जापान लेके गए, वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ, DNA वगैरह। और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ। ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओ और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे जिनका हैंड राइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से, उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है। सो क्लियरली ये कंस्पिरेसी है ये क्या उनका सीन है? आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे। अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे, लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द बिल्कुल ब्रिटिश ऐसे ही है। मिलिटरी। ब्रिटिश ने हर चीज में पंगा उन्होंने लिया। सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की। तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया। अब ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बैठा दिया, और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात है। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक। ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे। ये भी एक कहानी है। अभी क्या एग्जैक्टली हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा, जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिक्लासिफाई करेंगी रिकॉर्ड्स को। लेकिन एक बात क्लियर है, ही डिड नॉट डाई इन ताइवान। मोस्ट लाइकली 99.9% गुमनामी बाबा वाज सुभाष चंद्र बोस, एंड ही डाइड इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मच आफ्टर इंडिपेंडेंस, शायद 60s या 70s में। हाँ, ये बड़ा most सीन है likely, यार। yes. बड़ी बहुत तो बड़ी ये बात कर दी है नॉन इन्होंने। एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8। सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, हाँ। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत लगी हमें। ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम, 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल, 1000 सालों के लिए। मतलब वी वर्नट एन इंडिपेंडेंट कंट्री टेक्निकली। अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास से इंडिया वाज अंडर इन्वेडर्स। तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई चीज़ें करनी पड़ी होगी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। यस, तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? एसेंशियली क्या हुआ कि Nice हमारा question. पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया। अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज़ है। इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर, जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया। कुषाण एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। महाजनपद थे 16, देयर वाज वन पीरियड। तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए, उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था। अलग अलग किंगडम्स थे। ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए। टर्किक इन्वेजन मतलब वो गाजी और गजनी और वो सब। यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन्स बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन। जिसको हम मुगल बोलते हैं, वो भी तुर्क थे एक्चुअली। इंडियंस उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीज़न। ये मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे, टर्किश थे सर। टर्किक। हाँ। टर्किक क्या होता है? ये जो टर्क्स है, ये ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है, ओके, एक एथनिसिटी है। उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया, और उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक एथनिसिटी। तो ये जो बाबर था, वो तुर्क था। उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी, उसकी भाषा तुर्किक थी। उसकी भाषा शायद चगाताई लैंग्वेज थी, विच इज़ अ टर्किक लैंग्वेज। मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते? सेंट्रल एशियंस। और आज के ज़माने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज। ओके, मोर लाइक चाइनीज। मंगोल्स तो चाइनीज Chinese तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे।
ओके, ये लोग अरब नहीं थे, ये टर्क्स थे। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेड करना शुरू किया इन फुल फोर्स। उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे, शायद ईगो की वजह से। ईगो का भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जांपल एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान। अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, वन ऑफ दिस टू, उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में, उसको जाने दिया। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं, उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया। एक्चुअली वो कैप्चर हो गया, उसको अफगानिस्तान लेके गए और वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की। और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा। सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे, फिर भी उसने उसको जाने दिया। सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का वो गलत था, क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मॉरलिटी फॉर अ किंग इज दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर, राइट। ये बात है। अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है, कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी। सो ये सब चीज़ें थी कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था, और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था। अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया, और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को। तो ये स्टोरी है। सो अगर आप पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, व्हेन यू मीट अ स्वॉर्ड्समैन ड्रॉ योर स्वॉर्ड, डू नॉट रिसाइट पोएट्री टू समवन हु इज नॉट अ पोएट। ये मेन है। अच्छा, इसका मतलब मुझे समझ लग एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं कर सकते। बिल्कुल आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते। यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लोगों को उनकी भाषा में, एग्जैक्टली उनकी भाषा में ही उनसे बात करो। आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर, आप चूज करो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में, अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से। बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज्ड चले आ रहा है। और हमारे पिछले 1000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में हैं, फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है। हमारा कंट्री भी एज अ कंट्री, एज ए जोग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है। सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, ये हमें जानना है। हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो। इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर। सो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो। टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर है, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेस हैं। तो वो मिसिंग पीसेस हमें अपने आप से, खुद से, आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा। अनटिल टेक्स्ट बुक्स आर रीरिटन, तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जी सर, थैंक यू। आपने द रणवीर शो हिंदी पर भी एक अपीयरेंस करी है अभी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस
to share this video as much as possible. शेयर दिस WhatsApp पर वीडियो, share कीजिए, हमारी भी वीडियो clips शेयर जरूर कीजिए। करना। हिस्ट्री का एक वेव आना चाहिए आई फील इंडिया में, एंड आई होप कि द रणवीर शो और द रणवीर शो हिंदी ये वेव को और ज़्यादा पावर दे। थैंक यू सर, Most welcome. आई एम होपिंग बहुत आला वीडियो थी, आई मस्ट से। फाइनल अब इसका पार्ट, लास्ट पार्ट हो गया, खत्म हो गई। अब ये पूरा घंटे की थी और मतलब घंटे में हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ लिया इंडिया की, और अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम बता सकें अपने एरिया की हिस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया ही था ना, तो हम बता सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जो ये सारा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। वो दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन इसी एरिया से निकली है। यहीं पे सबसे पहले सीवरेज सिस्टम आया, यहीं पे स्विमिंग पूल सिस्टम आया, यहीं पे बाजार वाला सिस्टम आया, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आर्किटेक्चर, घर बनाना, डबल स्टोरी घर बनाना और स्ट्रक्चर पूरे बिल्ड करना घर के, ये सारा इंडिया से आया है। और हिस्ट्री बिल्कुल यार, हिस्ट्री अगर आपने डिटेल में पढ़नी है, मुझे लगता है कि जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें जो इस एरिया का था हड़प्पा और मोहनजोदारो, मुझे लगता है जो भाई ने बोला है ना, अभिजीत छावड़ा ने, हमें वो पढ़ाया गया है। हमने पढ़ा हुआ वो हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता है ऑक्सफोर्ड की थी वो बुक, मुझे लगता है इस वजह से उसमें इंक्लूड था। अगर होती दूसरी, लाइक अगर पंजाब टेक्स्ट बुक, हमारे इधर है पीटीबी, जो खुद गवर्नमेंट उसका सिलेबस डिसाइड करती है, उसका कंटेंट डिसाइड करती है कि क्या लिखा जाएगा, मुझे लगता है उसमें चेंजेस अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड जो कि बाहर की है, उसमें मुझे लगता है चेंजेस बहुत मुश्किल होती हैं। दैट्स वाई ऑक्सफोर्ड पढ़ाते हैं ये कुछ अरसे के लिए। ये जो सारा मोहनजोदारो हड़प्पा ये मैंने भी पढ़ा हुआ है, जो इन्होंने बताया वो ही लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि हमारी भी आई थिंक यही अब जो नोट्स होते हैं यही वहाँ की होते हैं, हिस्ट्री हाँ ऐसी है। ऑक्सफोर्ड की तो जाहिर होती है। बाकी तुर्क्स के बारे में भी इन्होंने बताया कि तुर्क्स भी इधर आए थे और मंगोल भी इधर आए थे, लाइक इंडिया में उन्होंने भी कुछ एरिया इन्वेड किया था। क्योंकि हमने जो अर्तुगरुल गाजी देखा था, उसमें भी उसने जो है वो कहा था कि हमने इंडिया को भी फतह किया, हमने चाइना को भी फतह किया है, अब हम तुर्की आ रहे हैं। चाइनीज टाइप थे, हाँ एग्जैक्टली। चंगेज खान पूरा चाइनीज लगता था, बिल्कुल छोटी आंखें भी ड्रामे में इस तरह थे, उन सबकी छोटी आंखें, हाँ वो चाइनीज टाइप ही दिखाते थे। और जो लोग कहते हैं कि तुर्किश, मुझे लगता है तुर्क लोग इधर आए थे लाइक इन्वेड करने, मुझे लगता है इस एरिया का ताल्लुक तुर्की लोगों से है। लेकिन हम जो हैं बहुत फतूहात हाँ, हम लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम तुर्की से ही आए हैं, हम तुर्किश ही, हमारे दादा परदादा अर्तुगरुल गाजी की औलाद है, ये हम नहीं कह सकते। हम यहीं के हैं, ये हम बात मानते हैं कि हम शुरू से आ रहे हैं। राजपूत भट्टी जो है, राजपूत खिलजी वाली मूवी में देखो तो वो राजपूत था ना, शाहिद कपूर राजपूत बना हुआ था ना, तो हम राजपूत वहीं के हैं। हमें लगता है बाद में फिर हम कन्वर्ट हुए मुसलमानों में, कुछ ज़बरदस्ती हुए, कुछ खुद हुए अपनी मर्जी से, पता नहीं अब क्या सीन है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3 अब